Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about biodiversity and its conservation, जो कि हमारे पास मास्टर केडर एंड लेक्चरर केडर बायोलॉजी की लास्ट यूनिट रहती है स्टूडेंट्स। ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है एंड हमारे पास इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं एंड ईजीएस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इट इज कॉइन्ड बाय रोजन इस टर्म को कॉइन करा इन 1985 में। बट इस टर्म को पॉपुलराइज किसने करा? एडवर्ड विल्सन ने, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट हमारे पास थे। अगर बायोडाइवर्सिटी इस चैप्टर का मैं एनसीईआरटी का डेटा देखूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड उनकी अलग अलग स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आंट, हम तो जानते हैं छोटी चींटी, बड़ा चिंटा, या एक ब्राउन कलर की चिंटी को या ब्लैक कलर की चिंटी, इस 3-4 चिंटी को ही हम जानते हैं। लेकिन जो आंट एंड ऑर्किड्स की हमारे पास स्टूडेंट्स 20,000 प्लस स्पीशीज हैं। हमारे पास आंट्स एंड ऑर्किड्स की 20,000 प्लस स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं फिशेस की बात करूं तो हमारे पास 28,000 से ज़्यादा स्पीशीज फिशेस की हैं। उसके बाद अगर मैं बीटल्स की बात करूं तो बीटल्स हमारे पास 3 लाख से प्लस स्पीशीज हमें बीटल्स की देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूं, इंटरनेशनल यूनियन है जो हमारे पास, जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाली ये यूनियन है, इन्होंने क्या बताया कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज दे आर नोन टिल डेट। 1.5 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज को हम आज की डेट में जानते हैं। हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में स्टूडेंट्स पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं हमारे पास। उसमें से भी स्टूडेंट्स 1.2 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की हैं एंड 0.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं प्लांट्स की हैं। बायोडाइवर्सिटी में हम प्लांट्स में ही फंजाई को इंक्लूड कर लेते हैं, वैसे हम अलग किंगडम एज अ किंगडम फंजाई हम इसको अलग पढ़ते हैं, बट बायोडाइवर्सिटी में हम प्लांट्स में ही फंजाई को इंक्लूड कर लेते हैं। हमें पता है कि जो फंजाई है वो बहुत डाइवर्स है ना। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो फंजाई सबसे ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब कि जो फंगस का नंबर है, अगर मैं एम्फीबियन, फिशेज, रेप्टाइल्स एंड मैमल इन सभी को प्लस कर दूँ ना, तो भी इनका नंबर फंगस से कम रहेगा। मतलब कि जो फंगस का नंबर है, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ एम्फीबियन, फिशेज, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स टुगेदर। इतनी चीज़ क्या क्लियर है? अब अगर मैं सारे लेवल्स पे बायोडाइवर्सिटी को देखूं, बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़ा है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, अलग अलग लेवल्स पे वी हैव स्टडीड अबाउट बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमारे पास डाइवर्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं। अगर मैं ऑर्गेनेलिस की बात करूं तो एक सेल के अंदर भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलिस हैं। एक ऑर्गेनेली का सेल नहीं है, सेल के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिस हैं। मतलब कि हमें बायोडाइवर्सिटी तो सेल्स में भी देखने को मिल रही है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स एंड मैनी मोर। उसके बाद अगर मैं टिश्यूज की बात करूं तो सबसे पहले तो ये चारों जो हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग दिस एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर, ये तो एनिमल टिश्यूज हैं। अगर मैं प्लांट टिश्यूज की बात करूं तो प्लांट्स में भी मेरिस्टेमेटिक, पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, सक्लेरेन्काइमा, कितने तरह के तो हमें टिश्यूज मिल रहे हैं। क्लियर है? प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही इतनी वैरायटी हमें देखने को मिल रही है टिश्यूज की। अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं तो वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स हमारे पास हैं। ऑर्गन सिस्टम में भी हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट अगर बायोम्स की बात करूं तो अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में ही हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम डेजर्ट्स को भी देख सकते हैं, हम माउंटेन्स को भी देख सकते हैं। अगर मेरा कभी मन करेगा कि मुझे पानी देखना है तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, ओशंस हैं। क्लियर है क्या इतनी चीज़? इनफैक्ट एक ओशन जो कि इंडियन ओशन, उसका तो नाम भी इंडिया के नाम के ऊपर है। क्लियर? तो बायोम्स में भी हमारे पास डाइवर्सिटी देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, जैसे कि डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा एंड मैनी मोर। अब अगर मैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करूं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें से स्टूडेंट्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना स्टूडेंट्स, वो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में होगी। जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जांपल है रोवोल्फिया वोमिटोरिया,
इसमें क्या है कि ये एक प्लांट है जो कि रेज़रपाइन नाम का एक केमिकल सिक्रीट करता है जो कि बीपी को रेगुलेट करता है। अब देखिए, अगर मैं एक माउंटेन के ऊपर रिवोल्फिया वोमेटोरिया को ग्रो करूँ, तो अगर मैं लोअर साइड पे इसको ग्रो करूँगी तो रेज़रपाइन की जो प्रोडक्शन है वो कम है एज़ कंपेयर टू द अपर रीजन्स। तो अब एक ही स्पीशीज़ है, इसके ऑर्गेनिज़म्स में मुझे क्या है कि वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है। मैंगो की अगर मैं बात करूँ मैंजीफेरा इंडिका की, तो उसकी मेरे पास 1000 प्लस स्पीशीज़ हैं एंड 50,000 प्लस स्पीशीज़ मुझे राइस की मिल जाती हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी स्टूडेंट स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी की। ये मैंने इंडिया का मैप बनाया है, बहुत सुंदर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके इस साइड पे मेरे पास वेस्टर्न घाट है, इस साइड पे मेरे पास ईस्टर्न घाट है। अगर मैं स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी की बात करूँ तो एरिया के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स मेरे पास वेस्टर्न घाट पे मोर एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं देन द ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट मैं बात करूँगी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जिसमें क्या है कि इकोसिस्टम्स में भी हमारे पास डाइवर्सिटी है। इंडिया इंडिया की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इट इज़ मोर देन दैट ऑफ नॉर्वे, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि हमारे पास डेनमार्क है, स्वीडन है, छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, इनके कुछ लिमिटेड सी पॉपुलेशन है, लिमिटेड सी स्पीशीज़ हैं। इंडिया की स्कैंडिनेवियन कंट्री से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, ये हमारी सपोज़ टोटल अर्थ है, 70% ऑफ अर्थ इज़ वाटर। उसमें से 2 पॉइंट जो हमारे पास 28 से 30% तक लेकर के लैंड मास है, जिसमें से 2.4% लैंड मास हमारे इंडिया के पास है। क्लियर है? अब 2.4% तो लैंड है इंडिया के पास, लेकिन उसका 3 गुना स्टूडेंट्स, उसका 3 गुना डाइवर्सिटीज़ हैं। 8.1% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूँ मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ की, एनसीईआरटी में 12 गिवन है, लेकिन 17 है हमारे पास, 17। क्लियर है? 17। तो इसमें क्या है, इंडिया 8th रैंक के ऊपर है। मतलब कि इंडिया इज मेगा डाइवर्स कंट्री, बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इंडिया के पास है। अब स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो हम इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पढ़ रहे थे, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी फर्दर हमारे पास 3 टाइप की हैं। अल्फ़ा, यहाँ पे नोट करना, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा नहीं बन रहा, रुको, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। 3 तरह की होती है। अल्फा डाइवर्सिटी में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हम एक ही कम्युनिटी के बीच में देख लेते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी हमारे पास है। अगर मैं बीटा डाइवर्सिटी की बात करूं तो प्रीवियस लेक्चरर कैडर का ये क्वेश्चन है, उन्होंने डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी थी बीटा डाइवर्सिटी की। बीटा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका होमवर्क है, आप नोट डाउन कीजिए। बीटा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी ये आपको पढ़नी है, ठीक है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था स्टूडेंट्स, ठीक है? आगे देखिए, हाउ मेनी स्पीशीज आर टू बी एक्सप्लोर्ड, आखिर कितनी स्पीशीज और एक्सप्लोर करनी है। हमें पता है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हम जानते हैं, हमें उनके नाम भी पता हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ने गेसेस मारे हैं, किसी साइंटिस्ट ने तो गेस मार दिया कि 20 से 50 मिलियन स्पीशीज टोटल हैं, उसमें से हमें 1.7 मिलियन या 1.8 मिलियन स्पीशीज मिली हैं। लेकिन रॉबर्ट मे नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि 7 मिलियन स्पीशीज टोटल हैं, जिसमें से हमें 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज मिल चुकी हैं। मतलब कि 22% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी हमने एक्सप्लोर कर ली है, बाकी थोड़ी सी रहती है। इनके अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया में हमारे पास 45,000 प्लस स्पीशीज प्लांट्स की हैं, उसकी डबल मतलब कि 90,000 प्लस स्पीशीज एनिमल्स की हैं। अब रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग हम इंडिया में 1 लाख और प्लांट की स्पीशीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड 3 लाख एनिमल की और स्पीशीज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे देखिए, हाउ डू वी काउंट द स्पीशीज। अब देखिए हम स्पीशीज को काउंट कैसे करते हैं, तो हम रिलेटिव स्पीशीज के बेसिस पे इनको काउंट कर लेते हैं। जैसे कि इंसेक्ट का नंबर सबसे ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले इंसेक्ट के नंबर को काउंट कर देंगे, उसके बाद हम उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, सपोज ये मेरे पास एक जंगल है, मैंने यहाँ पे टोटल देखा कि 100 स्पीशीज हैं, 100 ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें से 70% एनिमल्स हैं, 22% प्लांट्स हैं, जो बचे खुचे हैं वो मेरे पास प्रोटिस्टेंट लाइकन्स हैं स्टूडेंट्स। तो 70% एनिमल्स में से भी मेरे पास 70% ऑफ ऑल एनिमल इंसेक्ट है। मैं ये कह सकती हूँ कि टोटल जो स्पीशीज हैं उसका 50% मेरे पास इंसेक्ट्स हैं। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सिंपली मैं इंसेक्ट का नंबर देखूंगी, उसको डबल कर दूंगी, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज को मैं काउंट कर सकती हूँ।
आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मेरे पास 70% एनिमल्स आ गए, ठीक है। मेरे पास 28% थे और 22% मेरे पास 22% प्लांट्स आ गए एंड मेरे पास 8% बाकी के जो लाइकेन एंड प्रोटिस्ट आ गए। मैंने यहाँ पे प्रोकैरियोट्स को क्लासिफाई करा ही नहीं है। क्यों नहीं करा? अब इसका रीजन, अब देखिए, मैनी ऑफ देम दे आर नॉन कल्चरेबल, हम उनको कल्चर ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज, वो इतनी जल्दी म्यूटेट करते हैं कि एक आधे घंटे में वो अपनी स्पीशीज को बहुत ज्यादा ग्रो कर लेंगे एंड इनका जो नंबर है इट विल रन इन मिलियन। तो मेरे लिए नॉट पॉसिबल कि मैं इनको क्लासिफाई कर सकूं या मैं इनकी बायोडाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई कर सकूं। आगे देखिए, अब एक आपको चीज याद रखनी है कि ये सपोज हमारा गोला है, अर्थ है। अर्थ के बिल्कुल सेंटर से हमारे पास क्या निकलता है? ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर है, इक्वेटर, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में क्या है? अर्थ के इक्वेटर है। अगर मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ जाऊं तो मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अगर मैं 23.5 डिग्री साउथ हूं तो मेरे पास कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर इन दोनों के बीच के रीजन की बात करूं तो मैं उसको क्या कहती हूँ स्टूडेंट्स? ट्रॉपिकल रीजन। अब अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाऊं, थोड़ा सा 66.5 डिग्री नॉर्थ चले जाऊं तो मेरे पास टेम्परेट रीजन आ जाएगा। सिमिलरली साउथ में भी अगर मैं इतना जाऊं तो मेरे पास टेम्परेट रीजन आ जाएगा। अगर मैं पोल्स के ऊपर मूव कर रही हूँ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ मूव कर रही हूँ, तो मेरे पास पोलर रीजन आ जाएंगे। दूसरी चीज क्या समझोगे आप कि ये हमारे पास सन है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन की जो लाइट है स्टूडेंट्स वो इक्वेटर पे तो सीधा जा रही है, उससे कम टेम्परेट रीजन पे जा रही है। पोलर रीजन पे तो बहुत मुश्किल से ये पहुंच रही है स्टूडेंट्स। इतनी चीज क्या क्लियर है? अब एनसीईआरटी में एक लाइन है कि देयर आर मोर नंबर ऑफ स्पीशीज इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज हैं एज कंपेयर टू द टेम्परेट एंड पोलर रीजन। अब इसका रीजन करेंगे हम। सबसे पहले नोट कीजिए, टेम्परेचर ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा, टेम्परेट में उससे कम, पोलर में सबसे कम। अब देखिए, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं स्पीशीज की डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। इसके क्या रीजंस हैं? सबसे पहले सोलर इनपुट हाई है ट्रॉपिकल रीजन में। अब सनलाइट ज्यादा मिल रही है तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ज्यादा परफॉर्म करेंगे। फोटोसिंथेसिस ज्यादा परफॉर्म होएगी तो फूड प्रोडक्शन भी ज्यादा होएगी। फूड प्रोडक्शन ज्यादा हुई, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई, ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आए तो ज्यादा हमारे पास डाइवर्सिटी हुई। दूसरी चीज, ट्रॉपिकल रीजन्स में हमारे पास सीजनल डिस्टर्बेंसेस कम होती हैं। अगर मैं पोलर रीजन की बात करूं, कोई स्पीशीज सोच के बैठी है कि 5 साल में मैं अपने आप को दुगना तिगना कर लूंगी। ग्लेशियर मेल्ट हुआ, स्पीशीज को साथ में बहा के ले गया, धरी की धरी रह गई उसकी सोच तो बेचारी की। तो वहां पे सीजनल डिस्टर्बेंसेस ही इतनी है कि स्पीशीज बेचारी अपने आप को ज्यादा एक्सपैंड ही नहीं कर पाती है, ज्यादा डाइवर्सिटी हमें वहां पे नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद स्पीशिएशन जो है इट इज अ फैक्टर ऑफ टाइम, टाइम चाहिए स्पीशीज को एक्सपैंड करने के लिए। अब वहां पे गारंटी नहीं है 1 मिनट की भी। आप कैसे सोच सकते हो कि वहां पे स्पीशीज जो है वो एक्सपैंड करेगी? उनको टाइम कम मिलता है पोलर रीजन पे एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन्स। इतनी चीज क्या क्लियर हुई सभी को? ये सारी राम कहानी मैंने आपको दो चीजें समझाने के लिए करी थी। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप समझिए कि स्पीशीज की जो इन्वेंटरीज हैं दे आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट रीजन देन इन द ट्रॉपिकल रीजन। अब ये क्या लिख दिया एनसीईआरटी ने? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, टेम्परेट रीजन में कम नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। अगर स्पीशीज का नंबर कम है तो मैं उसकी स्टडी करने गई हूँ तो कंप्लीट करके वापस आऊंगी। अगर मैं ट्रॉपिकल रीजन की बात करूं तो मैंने एक स्पीशीज को देखा, उसकी स्टडी करी, साथ के साथ मुझे दूसरी मिल गई। तो जो स्पीशीज की इन्वेंटरीज हैं दे आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट रीजन देन द ट्रॉपिकल रीजन। ये लाइन आपको क्लियर हो गई है? अब आगे देखिए, अगर मैं ट्रेंड्स ऑफ स्पीशीज अबंडेंस की बात करूं तो आपको इसको एक ट्रिक से याद रखना है। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है स्टूडेंट्स कि इनवर्टिब्रेट्स में मेरे पास इंसेक्ट का नंबर सबसे ज्यादा है, अदर इनवर्टिब्रेट्स फिर, देन मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस। मतलब कि इंसेक्ट, मोलस्क एंड क्रस्टेशियन ये तीनों तो ज्यादा नंबर में हैं, बाकी सारे इंसेक्ट के बाद आ जाते हैं। ट्रिक क्या है? इंसेक्ट आपको याद ऐसे ही रखना पड़ेगा, ओथ एमसी। ओथ मीन्स अदर इनवर्टिब्रेट्स, एम मीन्स मोलस्क एंड सी मीन्स क्रस्टेशियंस।
उसके बाद अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो उसकी ट्रिक है एफ बी राम। राम एफ बी यूज कर रहा है। एफ फॉर फिशेस सबसे ज्यादा, देन बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियन, सबसे कम हमारे पास है मैमल्स। प्लांट्स की बात करूं तो एंजियोस्पर्म्स सबसे ज्यादा। अब अगर मैं हमारी बुक की ही बात कर लूं तो हमारी बुक में क्या है कि हम जितनी भी बॉटनी पढ़ रहे हैं, चाहे हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम भी तो फ्लावरिंग प्लांट्स की पढ़ रहे हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स सबसे ज्यादा। उसके बाद फंगस, फिर एल्गे, फिर मॉस, फिर फर्न्स एंड एलाइज, देन हमारे पास है लाइकन्स। ट्रिक क्या है, एंजियोस्पर्म फंगस आपको याद रखना पड़ेगा। अ मोस्ट फेमस लाइकन, ए मीन्स एल्गे, मोस्ट मीन्स मॉस, फेमस मीन्स फर्न्स एंड लाइकन मीन्स लाइकन। आफ्टर दैट अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करूं, जैसे मैंने आपको पीछे अर्थ का कॉन्सेप्ट समझाया, इक्वेटर से हम मूव करते हैं पोल्स की तरफ, ठीक है, तो हमारे पास स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो कम होती रहती है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में भी सेम चीज कही है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ स्पीशीज डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारे पास एनसीईआरटी में है स्टूडेंट्स की, इक्वेटर के ऊपर कोलंबिया कंट्री है जिसमें बर्ड्स की स्पीशीज 1400 है। फिर इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर इंडिया है जिसमें 1200 बर्ड्स की स्पीशीज है। उसके बाद अगर मैं और ऊपर जाऊं 41 डिग्री नॉर्थ में जाऊं तो मेरे पास न्यूयॉर्क कंट्री है, वहां पे बर्ड की स्पीशीज 1400 से 105 रह गई। अगर मैं 71% नॉर्थ जाऊं तो वहां पे ग्रीनलैंड नाम की कंट्री है जहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 56 वैरायटीज मिलती हैं बर्ड्स की। तो प्रूव हो गई ये चीज कि जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करूंगी तो नंबर ऑफ जो स्पीशीज है इट विल डिक्रीज। आफ्टर दैट डाइवर्सिटी एट रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग ऑफ अर्थ कहते हैं क्योंकि 20% जो टोटल ऑक्सीजन है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट अकेले ही प्रोड्यूस कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलती है। अब अगर मैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट के नंबर की बात करूं तो आपको ट्रिक याद रखनी है, IFB। हमने पीछे राम पढ़ा था लेकिन अब हम उसको घुमा देंगे, हम उसको AMR कर देंगे, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट 1.25 लाख के करीब, प्लांट्स फिर 40,000 के करीब, फिशेस 3,000 के करीब, बर्ड्स 1300 के करीब हैं, एम्फीबियंस जो हैं 423 प्लस है, मैमल्स भी 423 प्लस है, एंड रेप्टाइल्स 378 प्लस है। नंबर्स को आप अपनी मदर टंग में याद करा करो, ज्यादा बेटर तरीके से हमें याद ये हो जाता है। क्लियर है, इस डेटा को याद रखना है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जो हमें स्पीशीज की डाइवर्सिटी है उसका ये नंबर रहता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को देने वाला बंदा था हमारे पास अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट। ये नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर थे, जर्मनी से थे। इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे मैं एरिया इंक्रीज कर दे रही हूं तो नंबर ऑफ स्पीशीज भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अप टू अ लिमिट ओनली। ऐसे नहीं है कि जितना बड़ा एरिया कर दूंगी उतनी नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज करेंगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो इन्होंने एक ग्राफ दिया जिसमें इन्होंने एरिया वर्सेस नंबर ऑफ स्पीशीज दिया। इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे मैंने पहले एरिया इंक्रीज करा नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ा, फिर नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ा, लेकिन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लिमिट वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यही इनकी रिलेशनशिप थी। अब इस ग्राफ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, लेकिन जो इसकी इक्वेशन है दैट इज S इज इक्वल टू CA की पावर Z। S मीन्स स्पीशीज, C एक जो है y इंटरसेप्ट है, एंड A इज द एरिया, जो Z हमारे पास है रिग्रेशन कॉफिशिएंट है जो कि रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में हमें बताता है। Z की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास 0.1 से 0.2 रहती है, इतनी चीज को आपको याद रखना है। अब देखिए ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, कुछ ऐसा ग्राफ था ये, लेकिन मुझे इसे स्ट्रेट लाइन बनाना है। अब देखिए अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी तो मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर दूंगी। लॉग में कन्वर्ट करूंगी, S का लॉग S बन जाएगा, C का लॉग C, Z आगे आ जाएगा लॉग A। तो ये मेरे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू C प्लस mx नहीं बन गई, ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। मैं एंटी लॉग टेबल लूंगी, उसकी हेल्प से मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ कि स्पीशीज इंक्रीज कितना हुआ है जब मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, कि एक पर्टिकुलर एरिया के बाद मुझे स्पीशीज में कितना इंक्रीज देखने को मिला। अब देखिए Z की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मली बताई थी 0.1 से 0.2, लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं बहुत लार्ज एरिया को कवर करूँ या सपोज किसी पूरे कॉन्टिनेंट को मैंने कवर कर लिया तो वहां पे जो Z की वैल्यू है 0.6 से 1.2 हो जाएगी, एंड जो स्लोप है स्टूडेंट्स इट विल गेट स्टीपर।
यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है दिस वन। इसमें अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो मैं यहाँ पे स्लोप अच्छा खासा ड्रॉ कर पा रही हूँ। उसके बाद स्लोप थोड़ा सा स्टीप होता गया, और अगर मैं पूरे कॉन्टिनेंट एक लार्ज एरिया की बात कर रही हूँ तो मेरा स्लोप तो बिल्कुल स्टीप हो गया। तो ये हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जैसे जैसे जेड की वैल्यू इंक्रीज करेगी जो स्लोप है वो स्टीपर होता रहेगा। आगे देखिए, अब बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बताने वाला जो इंसान था हमारे पास, डेविड टिलमैन था। उन्होंने एक हमें प्लॉट दिया स्टूडेंट्स, उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने दो प्लॉट्स को कंपेयर करा। एक में बहुत कम नंबर ऑफ ट्रीज थे, एक में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज थे। इन्होंने क्या देखा कि जिसमें कम प्लांट्स थे वहां पे बायोडाइवर्सिटी कम थी, बायोडाइवर्सिटी कम थी तो बायोमास की प्रोडक्शन भी कम थी। अब बायोमास की प्रोडक्शन कम है, बायोडाइवर्सिटी कम है, तो इन्वायरमेंट में कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम आई, कैलेमिटी आई, तो सबसे पहले तो यही जाएंगे, मतलब कि ये लेस रेजिस्टेंट है। आगे देखिए, अगर लेस रेजिस्टेंट है तो स्टेबिलिटी तो कोई है ही नहीं इनकी, लेस स्टेबल भी है। लेकिन इनमें हमें वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अब देखो दो तो ट्री है, ठीक है, एक एक में कोई चेंज आया तो वेरिएशन देखने को मिली ना हमें। उसके बाद रेजिस्टेंट कम होती है फ्रॉम इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। अगर बाहर से मैंने कोई ला करके स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर दी, पहले ही दो है उसमें से एक तो खत्म ही हो जाएगा, तो रेजिस्टेंट कहाँ से हुए? एज कंपेयर अगर मैं बात करूं जहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है वहां पे स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंट ज्यादा होती है फ्रॉम द एलियन स्पीशीज, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आदि कोई बाहर से चीज आ भी जाएगी तो। ठीक है, अब देखिए वेरिएबिलिटी जो है प्रोडक्टिविटी में वो हाई रहती है इनमें, क्लियर है। अब ऑन दी अदर हैंड साइड अगर मोर प्लांट्स की बात करूं तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा सारा कुछ। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, यहाँ पे मोर लिखो, लेस नहीं आएगा। मोर है, मोर रेजिस्टेंट है, क्लियर है, मोर स्टेबल है। प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस वेरिएशन शो करती है, वेरिएशन ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती है। आई होप इतना क्लियर हो गया कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। इन दोनों प्लॉट्स को कंपेयर करके टिलमैन ने हमें ये बता दिया कि जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस। आगे देखिए, आगे क्या है, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस ये हमें पॉल एहरिच ने दी थी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल एरोप्लेन के जैसे होता है, जैसे मैंने ये सुंदर सा एरोप्लेन बना रखा है। अब देखिए राइवट क्या है, हमारे पास नट बोल्ट है कि जो प्लेन को खड़ाने के लिए नट बोल्ट भी तो चाहिए। अब विंग्स के ऊपर स्पेशल नट बोल्ट है, अगर विंग्स वाले नट बोल्ट मैं खोल दूं तो प्लेन तो गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेन रिवेट मतलब कि की स्पीशीज हैं जो कि मेजर रोल प्ले कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने में, बनाने में, फूड प्रोडक्शन में या ट्रॉफिक लेवल्स को मेंटेन करने में, जो की स्पीशीज है उनका मेजर रोल है। ठीक है, अब राइवेट हमारे पास स्पीशीज के इक्विवेलेंट है। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? अब देखिए अगर मैंने मेन राइवेट को डिस्कार्ड कर दिया तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अब जो नंबर ऑफ राइवेट्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे पास रहेंगी उतनी ज्यादा जो है हमारे पास इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी रहेगी। उसके बाद अगर मैं स्पीशीज लॉस्ट की बात करूं कि लास्ट ईयर्स में स्पीशीज लॉस्ट कितना हुआ है, तो IUCN ने जो रेड लिस्ट दी है हमें, रेड डाटा की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जिसमें से 87 प्लांट्स हैं, 360 में से एक माइनस करा, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद वर्टिब्रेट्स 340 में से दो माइनस मैंने कर दिए, 338 वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं लास्ट 20 ईयर्स की ही बात कर लूँ तो 27 प्लस स्पीशीज हम लोगों ने एक्सटिंक्ट कर दी, ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से ही वो बेसिकली एक्सटिंक्शन हो रही है आजकल तो स्टूडेंट्स। उसके बाद थ्रेटन स्पीशीज जिनका डर है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी आने वाले टाइम में, उनका नंबर हमारे पास है 15,500 प्लस। अगर मैं रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीशीज का आपको बताऊं कि अभी अभी कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, तो देखिए हमारे पास डोडो बर्ड होता था, मॉरिशस में मिलता था हमें, ये एक्सटिंक्ट हो गया। क्वागा इन अफ्रीका, थाइलासीन इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ इन रशिया, एंड हमारे पास तीन सब स्पीशीज ऑफ टाइगर जो कि बाली, जवान एंड कैस्पियन है, वो भी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। आगे देखिए, अगर मैं मास एक्सटिंक्शन के पैटर्न्स की बात करूं या मास एक्सटिंक्शन की बात करूं तो इसमें क्या है मेरे पास कि 3 बिलियन ईयर से ज्यादा टाइम हो गया है, हमारे पास 5 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं प्री ह्यूमन पीरियड से, कि जब हमारी एग्जिस्टेंस नहीं थी उससे पहले 5 एपिसोड्स ऑफ एक्सटिंक्शन हम हो चुके हैं अर्थ के ऊपर स्टूडेंट्स।
तो इसमें क्या है कि जो 6th एपिसोड है दैट इज करंटली इन प्रोग्रेस। 6th एपिसोड में क्या है स्टूडेंट्स कि जो आज के टाइम पे चल रहा है एक्सटिंक्शन का, ये 100 से 1000 टाइम्स मोर रोबस्ट है देन द प्रीवियस, क्योंकि ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो अब एक्सटिंक्शन ज्यादा तेजी से होगी, ज्यादा गंदे तरीके से एक्सटिंक्शन जो है वो हो रही है। अगर मैं पैटर्न ऑफ एक्सटिंक्शन आपको बताऊं कि एक्सपेक्टेड कितना है कि कितनी स्पीशीज को थ्रेट है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, तो बर्ड्स में 12% है, मैमल्स में 23% है, एम्फीबियंस में 32% है, एंड प्लांट्स में भी सबसे मेन जिम्नोस्पर्म्स 31% तक चांसेस है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स हैं आपको बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन आपको इसको याद करना है क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब अगर मैं आपको बताऊं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो हमारे पास इवल क्वार्टलेट है, मतलब कि 4 मेजर रीजंस है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। उसमें ये PYQ है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन रीजन यही है। किसी स्पीशीज को खत्म करना है, चुपचाप क्या करो, उसका घर उजाड़ दो। तो हम भी यही कर रहे हैं, हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। एवरीथिंग इज बीइंग डन एट द एक्सपेंस ऑफ लाइव्स ऑफ सेवरल स्पीशीज, राइट? तो अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि पहले 14% टोटल लैंड मास को कवर कर रहा था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 6% रह गया है। अमेज़न फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, उसको भी हम कट डाउन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोयाबीन ग्रो करनी है, हमें ग्रासलैंड बनाना है ताकि हम गाय भैंसों को चराएं और उसके बाद हम बीफ को सेल कर दें। दूसरा रीजन स्टूडेंट्स जो हमारे पास रहता है दैट इज द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब लास्ट 500 ईयर्स में हम लोगों ने पैसेंजर पिजन्स को एक्सटिंक्ट कर दिया। क्या जरूरत थी? वो अच्छा भला आसमान में उड़ रहे थे, हमने क्या करा, उनके गले में चिट्ठियां टांग दी, बोला कि देके आओ। हमने उनको ओवर एक्सप्लॉयट करा, जिसकी वजह से जो हमारे पास पैसेंजर पिजन्स है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंड स्टेलर सी काउस को भी हम लोगों ने एक्सटिंक्ट कर दिया है। जो मेराइन फिशेज हैं वो भी ओवर हार्वेस्ट हम कर रहे हैं और वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज द सेकेंड मेजर रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें बेसिक चीज क्या है कि नीड टर्न्स इनटू द ग्रीड। पहले जरूरत थी, अब हमने उसको एज अ ग्रीड, या हम कह दें कि हमें लालच हो गया है, अब हम उस बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रहे हैं। उसके बाद एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हो रहा है, मतलब कि मैंने बाहर से कोई स्पीशीज लेके आई मैं, और उसको मैंने हमारे इंडिजिनस स्पीशीज के साथ रख दिया जो कि उनको अफेक्ट कर रही हैं। कोई आउटसाइडर स्पीशीज हैं, वो इनहिबिट करती हैं ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ एन एरिया। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, नाइल पर्च एक फिश है, उसको हमने लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से 200 प्लस स्पीशीज जो चिचलिड फिश की थी वो एक्सटिंक्ट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, ये सारी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी की हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि अफ्रीकन कैटफिश है, ठीक है, जिसका नाम है क्लैरियस गैरिपाइनस। ये स्ट्रेस कॉज करती है टू द इंडियन कैटफिशेज इन इंडियन रिवर्स। हम लोगों ने बाहर से ला करके कैटफिश अफ्रीकन डाल दी, लेकिन वो इंडिया की जो कैटफिशेज है उनको स्ट्रेस कॉज कर रही हैं, उनको एक्सटिंक्ट करने की कोशिश पूरी पूरी कर रही हैं। उसके बाद कैरेट ग्रास, ठीक है, लेंटाना, वाटर हायसिंथ जो कि टेरर ऑफ बंगाल है, ये सारे के सारे फॉरेन हमारे पास जो थे एलियन स्पीशीज थे, फॉरेन इन्वेजन्स हैं, जो कि आज के टाइम में एज अ वीड्स एक्ट कर रही हैं हमारे कंट्री में। उसके बाद को एक्सटिंक्शन लास्ट रीजन है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कंपल्सरी रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे कि होस्ट एंड पैरासाइट की। सपोज अगर होस्ट ही मर गया तो पैरासाइट ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगा, मतलब कि जब एक मरेगा तो दूसरा साथ मर जाएगा। दिस इज को एक्सटिंक्शन, ये भी एक रीजन है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब मुझे एक बात बताओ, बायोडाइवर्सिटी को बचाना ही क्यों है ना? तो रीजंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं नैरो रीजंस आपको दूं, जस्ट सिंपल सिंपल सा, जो कि एक आम इंसान भी समझ सकता है, कोई इलिटरेट पर्सन भी समझ सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी इलिटरेट को समझा रही हूँ कि हमें बायोडाइवर्सिटी को खराब नहीं करना, उसका दिमाग थोड़ा उतना डेवलप नहीं है उस फील्ड को लेकर के स्टूडेंट्स, तो मैं उसको सिंपल बताऊंगी कि जो हम खाना बना रहे हैं उसके लिए लकड़ी, फ्यूल जो भी हम यूज कर रहे हैं वो तो बायोडाइवर्सिटी से मिल रहा है, जंगलों से मिल रहा है, और हम उन्हीं जंगलों को काट दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे स्पाइसेस हैं, मेडिसिन हैं, जो मैं दवाइयां ले रही हूँ वो भी तो प्लांट से बन रही हैं, हर्ब से बन रही हैं। मोर देन जो 25,000 प्लांट्स हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, ये मैं उनको बताऊंगी स्टूडेंट।
उसके बाद मैं बोलूंगी कि बायो प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी चाहिए। सपोज करो कि मुझे रिसर्च करना है कि मैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज से कोई अच्छी अपने फायदे की चीज ले सकती हूँ, तो मैं बायो प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ। बायो प्रोस्पेक्टिंग तो मैं तभी कर पाऊंगी ना जब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करूंगी। अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं कहाँ से प्रोस्पेक्शन कर लूंगी। क्लियर है। दूसरा, अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा आ गया, उसको मैंने बोला ब्रॉडली, मैं उसको बता रही हूँ कि भैया जी ऑक्सीजन है, ठीक है, वो भी हमें बायोडाइवर्सिटी से मिल रही है, एस्थेटिक प्लेजर्स देखने को मिल रहे हैं, पॉलिनेशन एंड ऑल सब हमें जो है बायोडाइवर्सिटी से मिल रहा है, तो इसीलिए हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ एथिकल आर्ग्यूमेंट की। एथिकल आर्ग्यूमेंट में क्या है कि मैं ऑर्गेनिजम्स को बताऊंगी कि आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आपको स्पीशीज को कंजर्व करना है, ठीक है, क्योंकि हम अकेले नहीं है जो कि अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, हमारे साथ और बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे कि प्लांट की स्पीशीज हो गया, एनिमल्स की स्पीशीज हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, वो भी तो हमारे साथ अर्थ को शेयर कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए भी अर्थ को बचाना है। ये मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। तो ये हुआ हमारे पास एथिकल आर्ग्यूमेंट। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आता है कि आखिर मैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करूंगी। तो मेरे पास दो अप्रोचेस रहती हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू अप्रोच। इन सिटू अप्रोच में क्या है कि मैं सारे इकोसिस्टम को कंजर्व करूंगी, क्योंकि मैं साइट पे जा करके, एक पर्टिकुलर साइट पे जा करके किसी स्पीशीज को कंजर्व कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरे पास सैक्रेड ग्रूव्स आते हैं। इसकी एग्जांपल्स ये रही खासी एंड जायंता हिल्स। जैसे कि हम कुछ रिलीजियस बिलीफ जोड़ लेते हैं ना किसी पर्टिकुलर प्लेस से, किसी पर्टिकुलर ओशन से, रिवर से, ट्री से, तो हम उनको सेव करने में लग जाते हैं, तो ये सैक्रेड ग्रूव्स का पार्ट फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे पास, इंडिया में 14 है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, बेसिकली इसके जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर, जो कि हमारे पास कोर जोन है, बफर जोन है, कोर जोन एंड बफर जोन, एंड हमारे पास एक है ट्रांजिशनल जोन। इनके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है बायोस्फीयर रिजर्व में। नेशनल पार्क्स देयर आर 90 इन टोटल इन इंडिया, एंड उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 हमें इंडिया में देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए, अगर मैं एक्सेस टू कंजर्वेशन की बात करूं तो ऑफ साइट कंजर्वेशन कर रही हूं मैं किसी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से लेकर के आई, उसको मैंने आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिया, वहां पे मैं उसको कंजर्व कर रही हूँ। जैसे कि मैं बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स को कंजर्व करती हूँ, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम एंड स्टूडेंट सीड बैंक, पोलन बैंक एंड टिश्यू बैंक्स। इसमें क्या होता है कि मैं सीड्स को, पोलन को और टिश्यूज को क्रायो प्रिजर्वेशन की हेल्प से प्रिजर्व करके स्टोर कर लेती हूँ, प्रिजर्व करती हूँ बायोडाइवर्सिटी को, कि जब टाइम आएगा तो मैं सीड्स को प्लांट करके, सीडलिंग बना करके प्लांट की स्पीशीज को ग्रो कर लूंगी। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आता है मेरे पास। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में क्या है कि किसी वैन में हम बैठाते हैं एनिमल्स को, सॉरी ह्यूमंस को, ह्यूमन भी तो एनिमल है, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन फैक्ट, ठीक है। तो मैं उसको किसी वैन में बैठाती हूँ और मैं उसको पूरे जंगल की सफारी करवा देती हूँ कि ये हमारे पास स्पीशीज है, बट स्पीशीज अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रही होती है। नेचुरल इन द सेंस कि मैंने क्रिएट करा हुआ है नेचुरल इन्वायरमेंट उनकी ब्रीडिंग हैबिट्स को, उनकी फूड हैबिट्स को स्टडी करने के लिए, और वहां पे मैं उनको कंजर्व भी कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास ये एक्स सिटू इन सिटू है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि ये नाम पूछ लेते हैं, विच वन इज नॉट फ्रॉम द एक्स सिटू कंजर्वेशन, विच वन बिलोंग्स टू द इन सिटू कंजर्वेशन। तो ऐसे रिलेटेड से क्वेश्चन आते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर ये इसके कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन रहता है। इसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चरर केडर में एंड मास्टर केडर में आए हैं, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा सर्च कर रही हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में हम उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के मैं आऊंगी, जिसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे बट मेन मेन पॉइंट्स होंगे कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखिए, एक जो हमारे पास स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, उसमें भी जेड वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं। हॉटस्पॉट क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट पे, मतलब कि टॉप पे है कि जिनको हमें कंजर्व करना है, क्योंकि देखो अगर मैं, ये 2% एरिया है टोटल लैंड का जो कवर कर रहे हैं हमारे हॉटस्पॉट, लेकिन 30% डाइवर्सिटी। अब देखो मैं 100% में से 2% को कंजर्व करके 30% बायोडाइवर्सिटी को बचा सकती हूँ, तो मैं प्रायोरिटी लिस्ट में किसको रखूंगी, हॉटस्पॉट्स को, तो मैं हॉटस्पॉट्स को कंजर्व करूंगी स्टूडेंट्स। इनिशियली हमारे पास 25 हॉटस्पॉट्स थे, लेकिन करंटली वी आर हैविंग 34 हॉटस्पॉट्स, जिसमें से 3 हमारे पास इंडिया में है।
तो फर्स्ट वन इज हिमालय रीजन, देन वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, एंड थर्ड इज द इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, आगे देखिए, इनमें बहुत सारी स्पीशीज होती है, एंडेमिज्म देखने को मिलता है। एंडेमिज्म का मतलब क्या है कि जो स्पीशीज है पर्टिकुलर उसी हॉटस्पॉट से बिलोंग करती हैं स्टूडेंट्स, एंड नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। दिस इज द एंडेमिज्म। ठीक है, ये हमें हॉटस्पॉट्स में देखने को मिलता है। आई होप सभी को कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद कुछ समिट्स आए, समिट्स कुछ तो क्या, दो ही आए जो हमारी एनसीईआरटी में है। अर्थ एंड वर्ल्ड समिट, ई पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है। अर्थ समिट 1992 में हमें जो मतलब कि आया, इसमें क्या था, रियो डी जनेरियो में ये हुआ था स्टूडेंट्स। 152 कंट्रीज ने साइन करा था, इंडिया ने लेकिन 1994 में इसको साइन करा। ये क्या कहता था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो एंड जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबली यूज करो, सो दैट कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए ठन ठन गोपाल ना हम छोड़े, हम उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा छोड़ जाएं। ठीक है, अब देखिए 2002 में हमारे पास वर्ल्ड समिट आया जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ, साउथ अफ्रीका में। 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया कि हम अपनी जो कमिटमेंट है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की उसको अचीव करेंगे बाय 2010। तो स्टूडेंट एक और हमारे पास जो रेड डाटा है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे तो कई बार बहुत डर लगता है सोच सोच के कि रेड डाटा बुक ने जो हमें एक डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग जब 21st सेंचुरी एंड होगी, मतलब कि जो अभी चल रही है, जब ये सेंचुरी एंड होगी ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास मोर देन 50% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो आप समझिए, तो ह्यूमंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इन जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने में। तो एज मच एज पॉसिबल आप प्लीज़ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करिए, पोल्यूशन को रोकिए, जितना हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे करने की कोशिश करिए, लोगों को अवेयर करिए। ये बातें तो चलो बाद में होती रहेंगी, आपको खुद समझना पड़ेगा इनको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स, एंड अपने और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो जो मास्टर कैडर की प्रेपरेशन कर रहे हैं। अब आगे कंटिन्यूटी में वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।